प्रिय विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है आपका चैनल साइंस गुरु @रामदयाल अडवाल पर। क्लास 10th के बच्चे जो चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे अभी हम पिछले लेक्चर में, उसमें इन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में भी उन्हें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें एक है उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, और दूसरा इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था हिंदी में इसको कहते हैं क्या होता है। और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अपघट्य क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। इनके बारे में भी बच्चों को जो है नॉलेज होने चाहिए। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कोई भी अभिक्रिया जैसे ये है 2SO2 + O2 goes to 2SO3, इसमें केवल ये goes to का निशान है, एक एरो है, इसका जो है एरो का जो है एंड ये है और एरो का माउथ ये है, एक सिंपल एरो हमने दिखाई। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाएंगी अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इनमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे और काम खत्म, बस। ये रिएक्शन जो है आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे N2 + 3H2 goes to 2NH3, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक goes to जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये अभिक्रियाएं जिनमें केवल एक ही एरो है और इनमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है कहलाती है। अब यहां आइए इस पे, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभिकारक आपके उत्पादों में कन्वर्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और उत्पाद लगातार आपके वापस फिर अभिकारकों में टूट रहे हैं। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी एक बार रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट में पावर है, क्षमता है कि वापस वो क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है, रिएक्टेंट आपके जो है फॉर्म कर रहा है। इसके लिए ये रिएक्शन देखिए, CH3COOH एक्वस फेज में, एक्वस पानी मिला हुआ सॉल्यूशन के अंदर, विलेन के अंदर रिएक्शन हो रही है आपकी। ये मैंने निशान लगा दिया हाफ एरो, हाफ हेडेड एरो बोलते हैं इसको, हाफ हेडेड एरो, हाफ हेड है इसके एरो के। ये बनाएगी एसीटेट आयन, ये एक्वस में, और हाइड्रोजन आयन ये भी एक्वस में, यानी पानी में आयन आपके जो है बन जाएंगे। अब होगा क्या, एसिटिक एसिड तो इन आयनों में टूट रहा है और ये आयन वापस मिलके सॉल्यूशन के अंदर ही वापस क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड बना रहे हैं। हाफ हेडेड एरो इन रिवर्स डायरेक्शन, हाफ हेडेड एरो, ये हाफ हेडेड एरो है और रिवर्स डायरेक्शन में है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। ये निशान है आपका इक्विलिब्रियम का, किसका, इक्विलिब्रियम का, या आप कह सकते हैं रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल रिएक्शन का ये निशान है जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। यानी इनमें होता क्या है, आपके रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट आपके जो है वापस कन्वर्ट होते रहेंगे आपके रिएक्टेंट में, अभिकारकों में। ऐसी अभिक्रियाएं जो है, ऐसी रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कहलाती हैं। ऐसी रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि ऐसी अभिक्रियाएं जो है वो लगातार चलती रहती हैं। कंप्लीट होंगी कैसे, रिएक्टेंट तो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो आपके प्रोडक्ट है वापस किस में बदल रहे हैं, रिएक्टेंट में बदल रहे हैं। इसलिए ऐसी अभिक्रियाएं कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं बढ़ती, कभी भी जो है वो रिएक्शंस पूर्ण नहीं होती, वो लगातार जो है चलती रहती हैं। यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन में दो पार्ट हैं। एक पार्ट है अगर अभिक्रिया, अगर अभिक्रिया का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। जो आपके पास रियल में पहले रिएक्टेंट हैं, ये CH3COOH जो टूट रहे हैं किसमें, एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में, ये तो कहलाएगी इस अभिक्रिया की अगर अभिक्रिया।
और दूसरी कहलाएगी बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन ये तो अगर अभिक्रिया है, दूसरी उत्क्रम अभिक्रिया। उत्क्रम अभिक्रिया रिवर्स रिएक्शन कहिए इसको, रिवर्स रिएक्शन कहिए या बैकवर्ड रिएक्शन कहिए, एक ही बात है, बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एसीटेट आयन CH3COO माइनस H प्लस गोज टू CH3COOH, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में ये दो अभिक्रियाएं संपन्न होंगी, दो अभिक्रियाएं होंगी। एक बार आपके रिएक्टेंट जो मेन रिएक्टेंट है शुरू में मैंने लिए थे, जैसे एसिटिक एसिड एक्वस फेज में मैंने लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, टूट जाएगा एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। लेकिन एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनते ही वापस जुड़ के एसिटिक एसिड जो है बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि एसिटिक एसिड एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन टूटता रहेगा। एसीटेट आयन ये एसिटिक एसिड है, अगर बच्चे प्रॉब्लम मान रहे हैं तो लिख देता हूं, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं इसको, इथेनोइक अम्ल। और ये है एसीटेट आयन, और ये आपको दिखाई दे ही रहा है हाइड्रोजन आयन। तो एसिटिक एसिड एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूटता रहेगा अगर अभिक्रिया में, फॉरवर्ड रिएक्शन में। और बैकवर्ड रिएक्शन में एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन आपके जो हैं वापस एसिटिक एसिड बनाते रहेंगे। इस तरह से रिएक्शन कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी, कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। अब आगे की बात सुनिए इसमें। अब होता क्या है, कई बार क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। यानी हालांकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, एसिटिक एसिड एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन मिलकर वापस एसिटिक एसिड बना रहे हैं। लेकिन होगा क्या, दोनों का रेट दर बराबर हो जाएगी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी अगर अभिक्रिया की दर बराबर है उत्क्रम अभिक्रिया की दर, उत्क्रम अभिक्रिया की दर, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट बराबर हो जाता, दर बराबर होता है। यानी जितनी स्पीड से एसिटिक एसिड एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतनी ही स्पीड से, दर से एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलके एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, यानी अगर अभिक्रिया की दर और उत्क्रम अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए, तो क्या उस सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड की सांद्रता यानी मात्रा कह लीजिए आप, और एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या रहेगी, स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थिर। ठीक है, यानी अगर अभिक्रिया की दर, अगर उत्क्रम अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो आपकी रिएक्शन पहुंच जाएगी इक्विलिब्रियम के ऊपर। कहां पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम, यानी उस अभिक्रिया में बन गया इक्विलिब्रियम। इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उस रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर अभिक्रिया की दर यदि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन उत्क्रम अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो गेन कर लेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है प्राप्त कर लेगी, साम्य अवस्था को जो है प्राप्त हो जाएगी। अब साम्य अवस्था को आप दो तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो तरह की साम्य अवस्था आपकी जो है हो सकती है। एक क्या कि अभिक्रिया बीच में कहीं स्टॉप हो जाए, स्टॉप यानी एसिटिक एसिड एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाना बंद कर दे और एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन एसिटिक एसिड बनाना बंद कर दे, उसे बोलते हैं स्थिर साम्य अवस्था। दोनों के अगर ये बंद हो जाए फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन तो कंसंट्रेशन सभी की स्थिर रहेगी,
एक समान रहेगी। एक समान नहीं, एक समान का मतलब ये नहीं है कि ये 5 मोल है तो ये भी 5 मोल है, ये भी 5 मोल है। स्थिर, मान लो जहां रिएक्शन बंद हुई आपकी, यहां इसके 2 मोल बचे हुए थे, इसके 5 मोल, इसके 3 मोल, तो वही रहेंगे, स्थिर रहेंगे अभिक्रिया बंद होने के बाद। लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन है, चेंज नहीं हो रहा है किसी तरह का, तो बोलेंगे स्थिर साम्य अवस्था। स्थिर साम्य अवस्था, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यदि रिएक्शन अब भी चल रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रही है और बैकवर्ड भी हो रही है, लेकिन दोनों की रेट बराबर है, एसिटिक एसिड जितना एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन एसिटिक एसिड में भी कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि रिएक्शन चलते हुए, रिएक्शन चल भी रही है, लेकिन कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, किसी प्रकार का प्रभाव जो है उन पे नहीं पड़ रहा। उसे कहते हैं गतिक साम्य अवस्था। रिएक्शन अब भी गति में है, लेकिन कंसंट्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसे कहेंगे गति साम्य अवस्था, जिसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। रिएक्शंस गति में है, लेकिन फिर भी गति में होते हुए भी जो है आपका एसिटिक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता भी स्थिर है, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी स्थिर है, कंसंट्रेशन स्थिर है, लेकिन फिर भी रिएक्शन चल रही है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रही है और आपकी बैकवर्ड रिएक्शन भी जो है हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, सॉरी, अगर अभिक्रिया भी हो रही है आपकी और उत्क्रम अभिक्रिया भी आपकी हो रही है। तो इस तरह से आप साम्य अवस्था को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं अप टू मैट्रिक लेवल। आगे +1 में जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां काफी डिटेल से इसको स्टडी करेंगे, लेकिन 10th लेवल तक आपको इतना जो है पता होना चाहिए। अब है अपघट्य क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों को। अपघट्य क्या होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, अपघट्य, ऐसे रासायनिक पदार्थ दो विद्युत धारा के प्रभाव में, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम अपघट्य बोलते हैं। विलयन अवस्था में, विलयन में घुले होने चाहिए ऐसे रासायनिक पदार्थ जो विलयन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कहलाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, H2SO4, HNO3, HCl, KCl, K2SO4, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके अपघट्य, मेनली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन जब विलयन में डालोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये आयनों में टूट जाएंगे। इनको हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, अपघट्य कहेंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, हिंदी में कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। ये इनमें से कौन से हैं? वे अपघट्य, वे इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएंगे, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, वे कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी हमने 5 मोल लिए, डाला पानी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो 5 के 5 मोल टूट जाएंगे आयनों में। 10 मोल लिए, 10 के 10 मोल टूट जाएंगे। 2 मोल लिए, 2 के 2 मोल टूट जाएंगे। यानी जितना हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, तो वे कहलाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक जस्ट H2SO4 टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में, SO4 2 नेगेटिव में। एक्वस फेज लिखना मत भूलिएगा, पानी में मिले हुए ही सारे आयन भी जो है एक्वस फेज में ही बनेंगे यहाँ, ठीक है। ऐसे ही HNO3 स्ट्रॉन्ग है,
H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, HCl स्ट्रॉन्ग है, KCl स्ट्रॉन्ग है, पोटासियम सल्फेट भी स्ट्रॉन्ग है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। फिर है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने विलयन के अंदर, अपने सॉल्यूशन के अंदर आयनों में पार्शली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं उनको? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे वो हमेशा पीछे बचे रहेंगे। अगर 5 मोल डाले तो 5 मोल में 2 या 3 मोल ही डिसोसिएट होंगे, पूर्णतः डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट क्यों नहीं होते? वो रीजन है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या रीजन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट अपने विलयन में, अपने सॉल्यूशन में क्यों नहीं होते? रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण। इसकी रिएक्शन तो मैंने पढ़ाई ही आपको अभी इसी लेक्चर में। अब जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, ये टूटेगा, अमोनियम आयन, एक्वस लिखना भूल जाता हूं मैं, एक्वस लिख लीजिएगा, एक्वस, अमोनियम आयन एक्वस प्लस, और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन एक्वस फेज में। ठीक है, अब होगा क्या? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या शो कर देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन शो करना शुरू कर देंगे, वापिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट फॉर्मेशन करना जो है शुरू कर देंगे। तो बताइए, क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली आयनों में टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? जो अपने विलयन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयनों में टूटने शुरू तो हो जाएंगे, लेकिन वे आयन क्या कर देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन शो करना शुरू कर देंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो शो कर देंगे। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो कभी भी आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट नहीं होते, उनके आयन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन जो है विलयन के अंदर करना शुरू कर देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को आप दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है अपने नाम देंगे। तो 10th वाले बच्चे इन टॉपिक्स को करना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी आपको नॉलेजफुल वीडियो तो सारी मिल ही रही होंगी, और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +1 की भी शुरू कर दी है। जितने भी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी +1 में पढ़ रहे हैं वे सभी चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लें। 10th वाले बच्चों के लिए तो हर रोज वीडियो डल ही रही है, 9th वाले बच्चों के लिए तो रोज वीडियो डल ही रही है। सभी के लिए जो है आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक व सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डल चुकी है, फर्स्ट पार्ट डल चुका है, हमने लेक्चर फर्स्ट डाल दिया है। तो सभी बच्चे जो है लाइक व सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह आपको नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे। चैनल का नाम साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। थैंक यू।